मेरा नाम मुस्कान है। मेरी अभी हाल ही में शादी हुई है और शादी के बाद मैं एक ऐसे घर में आई जहां मेरे अलावा कोई और औरत नहीं थी। मैं एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक़ रखती हूं और मेरी सुंदरता की अक्सर तारीफ हुआ करती थी। जब मैं 10वीं कक्षा में थी, तभी मेरे माता पिता ने मेरी शादी सचिन नामक युवक से तय कर दी थी। 2 साल बाद जब मैं 12वीं में पहुंची, तब मेरी शादी हो गई। शादी की पहली रात सचिन किसी ज़रूरी काम से शहर चला गया और मैं अकेली रह गई। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरे ससुर मेरे कमरे के बाथरूम से बाहर आ रहे थे। ये देखकर मैं चौंक कर रह गई और अंदर ही अंदर घबरा गई। उस दिन के बाद से मैं अक्सर चुपचाप और सहमी हुई रहती थी। मुझे अपने ससुर के सामने कुछ कहने या उनकी आंखों में देखने से भी डर लगने लगा था। सचिन के शहर चले जाने के बाद घर में मेरे साथ सिर्फ 2 पुरुष ही रहते थे, मेरे ससुर जिनकी उम्र 48 साल थी और मेरा देवर अजीत जिसकी उम्र 21 साल थी। अजीत मुझे हमेशा मेरे नाम से ही बुलाता था। भले ही मैं उसके बड़े भाई की पत्नी थी, लेकिन मेरी उम्र कम होने के कारण वह मुझे भाभी न कहकर मुस्कान कहकर ही पुकारता था। मैं उस घर में अकेली औरत थी और उन दोनों पुरुषों की मौजूदगी में असहज महसूस करने लगी थी। धीरे धीरे मेरे अंदर एक डर और असुरक्षा का भाव घर कर गया था। शादी के कुछ ही दिनों बाद मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। मन में खालीपन था और पति सचिन की बहुत याद सताने लगी थी। मैं अकेलेपन से घिर गई थी और हालत ये थी कि घर के माहौल के कारण मैं अपने कमरे से बाहर निकलने से भी कतराने लगी थी। एक दिन दोपहर के वक्त जब मैं रसोई में खाना बना रही थी, तभी अचानक मेरे पेट में जोर का दर्द उठा और मैं दर्द से तड़पने लगी। तकलीफ इतनी बढ़ गई कि मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी रोने की आवाज़ सुनकर मेरा देवर अजीत तुरंत किचन में आ गया। वह घबरा गया और बोला, भाभी आप क्यों रो रही हैं? मैं उसे सच बताने में झिझक रही थी, लेकिन फिर मन में सोचा कि शायद अजीत मेरी बात समझ सके। मैंने उसे धीरे से कहा कि मुझे अपने पति सचिन की बहुत याद आ रही है। ये सुनकर वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, भाभी रुकिए, मैं अभी भैया को फ़ोन करता हूँ। उसने तुरंत अपने मोबाइल से सचिन को कॉल किया और मुझे उनसे बात करवाई। जब सचिन की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मेरी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मैं अभी कुछ दिनों के लिए काम में व्यस्त हूँ, लेकिन जैसे ही काम खत्म होगा मैं लौट आऊँगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। फ़ोन कट करने से पहले सचिन ने मुझसे कहा, अगर तुम पिताजी और अजीत का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं बहुत खुश रहूँगा। उनके शब्दों में प्यार और जिम्मेदारी दोनों झलक रहे थे। मुझे याद है, उन्होंने कई बार कहा था कि उनकी सबसे बड़ी खुशी अपने पिता और छोटे भाई की खुशी में है। मैं भी चाहती थी कि इस नए घर को अपना मानूं और ससुराल वालों को अपने व्यवहार से संतुष्ट रखूं। इसलिए मैंने मन में ठान लिया कि चाहे जैसे भी हालात हो, मैं सबका ध्यान रखूंगी और अपने पति का विश्वास नहीं टूटने दूंगी। सचिन से बात करने के बाद मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान लौट आई थी। मन जैसे हल्का हो गया था, आंखों में उम्मीद चमकने लगी थी। लेकिन ज्यादा देर नहीं बीती थी कि अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। चेहरा लाल और सूजा हुआ महसूस होने लगा। मैं असहज सी हो गई थी। उसी समय मेरा देवर अजीत मेरे पास आया। उसने मुझे अचानक गले से लगा लिया और बोला, भाभी अब तो आप खुश हैं ना? प्लीज़ ऐसे मत रोया करो। अगर कभी भी कुछ महसूस हो तो मुझे जरूर बताइएगा। उसकी आवाज़ में सच्ची चिंता और अपनापन था। अजीत का स्वभाव भी मेरे पति सचिन जैसा ही सीधा सादा और मासूम था। कभी वह मुझे भाभी कहकर बुलाता था तो कभी सीधे मुस्कान कह देता था। धीरे धीरे हमारे बीच बातचीत होने लगी थी। जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो मैं बिना संकोच अजीत से कह देती थी, क्योंकि अब तक मेरी अपने ससुर से कोई सीधी बातचीत नहीं हुई थी। उसी शाम की बात है, जब मेरे ससुर घर लौटे तो मैंने देखा कि वह लंगड़ा कर चल रहे थे और उनके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। उस समय अजीत घर पर नहीं था, वह किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ था। ससुर को उस हालत में देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैं समझ गई कि वह शायद रास्ते में कहीं फिसलकर गिर पड़े होंगे। तभी उन्होंने दरवाजे से मुझे आवाज लगाए, बाहर आओ बेटी। उनका स्वर भारी और थका हुआ था। मैं थोड़ी घबराहट के साथ बाहर निकली, मन में कई सवाल थे। जैसे ही मेरे ससुर ने बाहर से आवाज दी, मैं जल्दी से बाहर निकल गई और उनके हाथ से बैग ले लिया। उन्होंने मुझे कहा कि पानी का मोटर चला दूं, तो मैं फौरन आगे बढ़ गई। तभी उन्होंने मेरे सामने ही अपना कुर्ता उतार दिया। अब वो सिर्फ एक छोटी सी पैंट में थे। मैं अचानक से सकपका गई, थोड़ी असहज महसूस करने लगी। घर में उस वक्त कोई और नहीं था,
इसलिए चाहकर भी मैं वहां से हट नहीं सकी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके ऊपर पानी डालूं ताकि वो कीचड़ साफ कर सकें। मैं झिझकते हुए पाइप से उनके शरीर पर पानी डालने लगी। मेरे ससुर पूरी तरह से सहज थे, उनके चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी, लेकिन मैं अंदर से बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। इसी दौरान जब मैं पानी डाल रही थी तो मैंने देखा कि कोई राह चलता व्यक्ति हमारे दरवाजे से झांकते हुए हमें देख रहा था। मुझे और भी असहजता हुई, लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं सकी। तभी मेरे ससुर ने कहा, तुम बहुत दूर से पानी डाल रही हो, पास आ जाओ ताकि पानी ठीक से लगे। दूर से पानी जोर से लगता है। मैं थोड़ा और करीब गई और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी पीठ की मिट्टी साफ कर दूं। मैं धीमे धीमे उनकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। इस दौरान वो कभी कभी मेरा हाथ पकड़कर बताते कि कहाँ कहाँ साफ करना है। मैं अपने हाथ को धीरे से छुड़ाती रही। तभी रंजीत घर लौट आया। उसने हमें उस हाल में देखा और उसके चेहरे पर एक पल को कुछ अजीब सा भाव उभरा। फिर वो बिना कुछ बोले आगे आया और बोला, भाभी अब मैं पिताजी पर पानी डाल दूंगा, आप अंदर जाए। मैं पूरी तरह भीग चुकी थी, इसलिए सीधे अपने कमरे में गई और अपनी गीली साड़ी उतारकर दूसरी साड़ी पहनने लगी। जैसे ही मैं कपड़े बदलकर कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं ठिठक गई और फिर दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही कमरे का दरवाजा खटखटाया गया, मैं साड़ी बदलकर बाहर निकलने को हुई। तभी मेरी नज़र दरवाजे के पास जमीन पर पड़े गीले पैरों के निशानों पर पड़ी। वो निशान सीधे मेरे कमरे की ओर आते थे। मैंने ध्यान से देखा तो वो निशान अजीत के कमरे की ओर जाते हुए दिखे। उस पल मुझे एहसास हुआ कि जब मैं कपड़े बदल रही थी, शायद अजीत चुपके से मुझे देख रहा था। मुझे भीतर से बहुत असहज महसूस हुआ और अजीत पर शक भी हुआ, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला। मैं जानती थी कि सिर्फ शक के आधार पर किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं होगा। और फिर मुझे इस घर में आए हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था कि मैं खुलकर किसी से कुछ कह सकूं। मैंने सोचा, शायद वो अनजाने में ही कमरे के पास से गुजर गया हो। उस रात हम तीनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। माहौल नॉर्मल था, लेकिन तभी मेरे ससुर ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए मुझे अपने पास बैठने को कहा। उन्होंने कहा, अब तुम इस घर की बहू ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी और इज्जत भी हो। तुम हमारे साथ बैठकर खाना खा सकती हो। बातों ही बातों में उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उन्होंने कहा, बहू अब मुझे अपने पोते की किलकारी सुनने की बेसब्री है। कब करोगी हमें दादा? मैं चौंक कर रह गई। क्या उन्हें नहीं पता था कि सचिन शादी की पहली रात से ही शहर में है? क्या वो ये नहीं समझते कि मैं बिना पति के प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? उनके कहने का मतलब क्या था? मैं उनके शब्दों का भाव समझ तो रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। बस चुपचाप सिर हिला दिया। मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या अजीत और मेरे ससुर किसी प्लान में शामिल हैं? क्या वे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन खुलकर नहीं कह रहे? फिर मैंने खुद को ये सोचकर समझाया कि शायद सचिन अचानक लौटकर मुझे कोई सरप्राइज देने वाला है, इसलिए अभी चुप रहना ही ठीक है। मेरे ससुर ने मुझसे अब तक मुकेश के बारे में कुछ नहीं बताया था, और मैंने भी उनसे कोई सवाल नहीं किया था, बस सब कुछ सहन करती रही। उस रात खाना खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि उनके पैरों में दर्द है, जरा मालिश कर दूं। जबकि उनका बेटा अजीत भी घर में मौजूद था, फिर भी उन्होंने मुझे ही बुलाया। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। मैं धीरे धीरे उनके कमरे की ओर गई। जैसे ही मैं अंदर पहुंची, देखा कि वे हमेशा की तरह बिना किसी झिझक के आराम से बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने अपनी पैंट को घुटनों तक नीचे कर लिया और बोले, बहू तुम्हारा स्पर्श बहुत सुकून देता है। मैं थोड़ी सकपका गई, लेकिन चुपचाप सिर झुका लिया और जैसे उनकी बात मान रही हूँ वैसा जताने लगी। जब मैंने उनके पैरों की मालिश शुरू की तो मैंने देखा कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उनका चेहरा उस समय कुछ अलग ही तरह का लग रहा था। ये सब देखकर मेरा मन बेचैन हो गया और मैंने कमरे से बाहर निकलने की सोची। मैंने जानबूझकर अजीत को आवाज लगाई ताकि माहौल बदल सके। तभी मेरे ससुर बोले, बहू अब तुम अजीत को क्यों बुला रही हो? उसे भी घर के काम करने हैं। वैसे भी उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। अगर तुम्हारे मन में कुछ हो तो बेहिचक मुझे बता सकती हो। मैं उनके इरादों को अब धीरे धीरे समझने लगी थी, लेकिन उसी समय जैसे ही बाहर से खांसी की आवाज आई, मेरे ससुर को आभास हो गया कि शायद अजीत कमरे के पास ही है। उन्होंने तुरंत उसे आवाज लगाई। कुछ ही देर में अजीत दरवाजा खोलकर कमरे में आ गया। माहौल थोड़ा असहज था, लेकिन मेरे ससुर ने बात को मोड़ते हुए मुझसे कहा, बहू जब मैं घर पर आई न रहूं तो जो भी जरूरत हो अजीत को बता देना।
अजीत, सचिन और मैं, हम तीनों एक जैसे हैं। तुम बस हमारा ख्याल रखो, हम तुम्हारा रखेंगे। उनकी ये बातें सुनकर मैं कुछ नहीं कह पाई। मैं अब धीरे धीरे इन सबके व्यवहार की आदी होती जा रही थी, इसलिए चुपचाप उन्हें प्रणाम किया और अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरी हालत देखकर मैं हक्की बक्की रह गई। मैंने देखा कि अजीत मेरे बगल में ही लेटा हुआ है। ये दृश्य मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला था। मैं अभी उस झटके से उबरी भी नहीं थी कि मेरी नज़र कमरे के बाथरूम से बाहर आते हुए अपने ससुर पर पड़ी। उन्हें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कल रात जो बातें उन्होंने मुझसे कही थी, हम दोनों तुम्हारे लिए सचिन की तरह हैं, अब उनका मतलब मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगा था। मैं हैरान थी, घबराई हुई थी और अंदर ही अंदर टूटी जा रही थी। मेरे ससुर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गए। मैं थोड़ी देर तक उसी स्थिति में बैठी रही, फिर धीरे से उठी और अजीत को जगाया। वह भी नींद में था, लेकिन मेरी आवाज़ सुनकर उठ गया। मैंने उससे बिना गुस्से के धीमे स्वर में पूछा, अजीत, तुम कब और कैसे यहाँ आकर सो गए? मेरे सवाल में डर और हैरानी थी। अजीत ने मेरी बात सुनते ही बड़ी सहजता से कहा, अरे भाभी, घबराए मत। रात को मेरे कमरे का पंखा अचानक बंद हो गया था। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए नींद में ही गलती से इस कमरे में आ गया। जब आपने जगाया तब मुझे पता चला कि मैं आपके कमरे में हूँ। माफ़ कीजिए, ये सब अनजाने में हुआ। मैं उसकी बातों को सुन रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर किसी पछतावे के भाव नहीं थे। फिर उसने थोड़ा और आगे बढ़ते हुए कहा, रात को पिताजी आपको बताएंगे कि सचिन भाई क्या है और मैं क्या हूँ। भाई के बाद इस घर में सबसे बड़ा हक मेरा है। अजीत की ये बातें मेरे दिल को चीर गईं, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वह क्या कह रहा है और किससे कह रहा है। मैं उसकी बातों से समझ चुकी थी कि वह क्या इरादा रखता है। अब मुझे बस अपने पति सचिन के लौटने का इंतजार था। मैं उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी। मेरी शादी के बाद की यह सुबह वैसी नहीं थी जैसी मैंने कभी सपनों में सोची थी। यह कोई सुहानी सुबह नहीं थी। इतने बड़े घर में जहाँ 3 कमरे हैं, वहाँ न तो अजीत को कोई और जगह मिली, न ही ससुर जी को कोई और बाथरूम। क्या वजह थी कि दोनों को बार बार सिर्फ मेरा कमरा और मेरा बाथरूम ही नजर आता था? सुबह से ही मैं अपने कमरे में उलझन में बैठी सोच रही थी कि तभी बाहर से ससुर जी की आवाज़ सुनाई दी। मैं झटपट बिस्तर से उठी और रसोई में जाकर जल्दी से नाश्ता तैयार किया। 10 मिनट में मैंने नाश्ता उनके सामने रख दिया। नाश्ते के दौरान ससुर जी ने कहा, आज दोपहर में प्लम्बर आएगा बाहर वाले बाथरूम की मरम्मत के लिए, इसलिए घर पर रहना ज़रूरी है। घर में और कोई नहीं होगा और बहू अकेली है। उनकी बात से मुझे समझ में आया कि बाहर वाले साझा बाथरूम का नल खराब हो गया है। शायद इसी वजह से सुबह वे मेरे कमरे के बाथरूम में चले गए थे। घर में उनका ही एक अलग बाथरूम था, बाकियों को दूसरा बाथरूम इस्तेमाल करना पड़ता था। दोपहर को प्लम्बर अपना काम करके चला गया। इस बीच ससुर जी डेयरी पर अपने काम पर गए हुए थे। गांव में उनका अच्छा खासा नाम था। देवर अजीत अभी कुछ सीखने की अवस्था में था, इसलिए वह घर पर ही था। लंच के बाद मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी रंजीत हाथ में एक डिब्बा लेकर मेरे कमरे में आया। उसने डिब्बा मेरे सामने रखते हुए कहा, भाभी, ये पार्सल सचिन भैया ने शहर से आपके लिए भेजा है। मैंने जैसे ही डिब्बा खोला, उसमें एक खूबसूरत पंजाबी सूट और मिठाई का डिब्बा रखा था। साथ ही एक प्यारा सा मैसेज भी था, प्रिय पत्नी, मैं जल्द ही गांव लौटकर तुमसे मिलने आऊंगा। सचिन का प्यार भरा संदेश पढ़ते ही मेरा चेहरा खिल गया। मैंने मिठाई का डिब्बा खोला और कुछ मिठाई खुद खाए, बाकी अजीत को भी दे दी। उस पल में मुझे पहली बार कुछ हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कुछ पल को ही सही, सचिन की मौजूदगी मेरे पास थी। सचिन का संदेश पढ़ते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने बिना सोचे समझे एक साथ 3-4 मिठाइयाँ खा लीं। अजीत को जो मिठाई दी थी वह वापस लेकर चला गया और मैं कुछ देर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गई। जब आँख खुली तो कमरे में तेज धूप फैली हुई थी। मैं उठी और चेहरा धोने के लिए बाथरूम गई। जैसे ही आईने में खुद को देखा तो मैं चौंक गई। मेरा चेहरा और गर्दन सूजे हुए थे। मैं हैरान थी कि सिर्फ 1 घंटे की नींद में ऐसा कैसे हो गया। मुझे ये भी याद नहीं आ रहा था कि मैंने नींद में करवट बदली या उठी भी थी या नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने रसोई में जाकर अपने लिए कुछ खाने की तैयारी शुरू की ही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी बचपन की दोस्त सोनिया खड़ी थी। उसने मुझे देखकर खुशी से कहा, मुस्कान, मैं कल भी तुमसे मिलने आई थी, लेकिन जीजू ने कहा कि तुम सो रही हो। उसकी बात सुनकर मुझे झटका सा लगा, इसका मतलब मैं 1.5 दिन से लगातार सो रही थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा,
मैं अपने चाचा के गांव आई थी तो सोचा तुमसे मिल लूं। जब सुना कि तुम्हारी शादी इसी गांव में हुई है तो मिलने चली आई। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने मेरे मन में हलचल मचा दी। मुस्कान, जीजू तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये बात तुम्हारे चेहरे और शरीर की रौनक से पता चलती है। जब मैं कल आई थी तो देखा था वे तुम्हारे पास बैठे थे और दोनों बहुत खुश लग रहे थे। और शादी के इतने कम समय में ही तुम्हारी सेहत भी कितनी खिल गई है। सोनिया की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन मेरे दिल में कई सवाल उठ रहे थे। क्या सच में मुझे सचिन से इतना प्यार मिला है, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे अब समझ आ रहा है। सोनिया से मिलकर मुझे ये सवाल पूछना था कि वह कैसे है, लेकिन मेरी बेचैनी ने मुझे उस दिशा में सोचने का मौका ही नहीं दिया। बल्कि मैंने उससे जो सबसे बड़ा सवाल पूछा वह ये था कि वह किसे जीजू कह रही थी। मैंने पूछा, तुम सच में जीजू किसे बोल रही हो? सोनिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं उस आदमी को बोल रही हूँ जो कल तुम्हारे घर में तुम्हारे बिस्तर पर बैठा था। उसका नाम अजीत है न। मेरे दिल में एक झटका सा लगा जब सोनिया ने ये कहा। वह अजीत को मेरा पति समझ बैठी थी। अजीत एक जवान और हैंडसम लड़का था, इसलिए किसी के लिए भी ऐसा सोचना स्वाभाविक था। मैंने उससे तुरंत सफाई दी, नहीं, अजीत मेरा पति नहीं है, वह मेरा छोटा देवर है। मेरे पति शहर में काम करते हैं और जल्द ही वह मुझे शहर ले जाएंगे। सोनिया ने यह सुनकर राहत की सांस ली और कहा, मुझे अच्छा लगा कि जीजू शहर में नौकरी करते हैं। लेकिन मुस्कान, जब तुम्हारे पति शहर में हैं, तो तुम यहाँ गांव में अपने ससुर और देवर के साथ क्या कर रही हो? कल जिस तरह तुम अपने बिस्तर पर देवर के साथ बैठी थी, मुझे लगा कि वह तुम्हारा पति है। इतने बड़े घर में अकेली एक औरत, और यह सब जानकर मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ सावधान रहना चाहिए। सोनिया ने मुझे जो कुछ भी कहा, उससे माहौल तुरंत गंभीर हो गया। उसने जो बातें की वे मुझे काफी सोचने पर मजबूर कर रही थी। वह सही थी, मेरे लिए अब यहाँ अपने ससुर और देवर के साथ रहना सुरक्षित नहीं लग रहा था। उनका मेरी बातचीत के दौरान मेरे आसपास घूमना और उनका व्यवहार कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। और अब तो मामला ज्यादा ही उलझ गया था। मैं लगभग 1.5 दिन तक सोती रही और घर में किसी ने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक ही रात में मेरा शरीर अचानक इतना बदल कैसे गया। सोनिया ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया था। उसने मुझसे कहा, तुम बस मुझे जीजू का नाम बता दो, मैं सोशल मीडिया पर उनका नाम सर्च करूंगी। मैंने उसे बताया कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और मेरे पास अपना मोबाइल भी नहीं था। सोनिया ने फिर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सर्च कर लूंगी। कुछ ही देर बाद उसने मेरे पति सचिन का नाम सोशल मीडिया पर सर्च किया और वहां उनकी तस्वीरें देखने को मिली। सोनिया को धन्यवाद कहकर मैं आभारी थी, क्योंकि मुझे सचिन की कुछ अच्छी तस्वीरें मिली, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या था। फिर तस्वीरें देखने के बाद सोनिया तुरंत अपने घर चली गई। सोनिया बचपन से ही अपने माता पिता के साथ शहर में रहती थी और उसके माता पिता ने उसे अच्छी शिक्षा दी थी। वह इन सभी बातों और समस्याओं से अच्छी तरह से वाकिफ थी, इसलिए शायद उसे इन सब चीजों को जल्दी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सोनिया के जाने के बाद घर में फिर वही पुरानी चुप थी। कुछ ही देर बाद मेरे देवर अजीत और ससुर जी घर लौटे। अजीत ने मुझसे नजरें चुराई थी और वह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। रात के खाने के बाद ससुर जी ने अजीत को अपने कमरे में बुलाया। दोनों अंदर गए और मुझे समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। शक होने लगा कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चुपके से उनके कमरे की ओर जाऊं और देखूं कि अंदर क्या हो रहा है। मैं धीरे धीरे ससुर जी के कमरे की ओर बढ़ी और उनकी बातें सुनने लगी। ससुर जी कह रहे थे, पिताजी, ज्यादा जल्दी मत करो, मुस्कान अभी बहुत छोटी है। जब मैंने पहली बार उसके साथ सोया था तो वह एक ही दिन में पूरी तरह से समझ गई थी। अब हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। ससुर जी की बातें सुनकर मैं पूरी तरह से चौंक गई। अजीत ने कहा, अब हमें और वक्त देना होगा, फिर उसे सब कुछ समझाना होगा। ससुर जी ने कहा, तुम बहुत डर रहे हो, लेकिन इतना खूबसूरत और आकर्षक शरीर देखकर डरने की क्या बात है। मुझे रिजल्ट चाहिए, 2 दिन में मुझे सब कुछ पता चलना चाहिए। ये सुनकर मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। मुझे समझ में आ गया कि अजीत और ससुर जी के बीच कुछ बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। उनका एक दूसरे से बहुत कुछ छुपा हुआ था। ये सब सुनकर मुझे समझ में आया कि मुझे अब और चुप नहीं रहना चाहिए था। कुछ देर बाद ससुर जी मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझे सचिन के नाम से एक डिब्बा दिया। उस डिब्बे में क्या था मैं जानना चाहती थी, लेकिन अंदर कुछ गड़बड़ था,
जो मैं समझ नहीं पा रही थी। मुझे जो डिब्बा मेरे ससुर ने दिया था वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले मेरे देवर अजीत ने दिया था। ससुर जी ने मुझे बताया कि सचिन ने ये पार्सल शहर से भेजा है और उसमें एक प्यारा सा खत और मिठाइयों का डिब्बा था। उन्होंने कहा कि यह मिठाइयाँ खास तौर पर तुम्हारे लिए भेजी गई हैं। मैंने मिठाई खाई, लेकिन वह सिर्फ दिखावा था। जैसे ही ससुर जी कमरे से बाहर गए, मैंने उन मिठाइयों को बाथरूम में जाकर बाहर निकाल दिया और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। मुझे इस पूरी स्थिति में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी और मुझे डर भी लगने लगा था। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज़ आई और मुझे लगा कि कोई मेरे पास बैठा है। फिर अचानक मैंने अपने शरीर पर कुछ महसूस किया जिससे मुझे घबराहट हुई। उसी दौरान मुझे यह महसूस हुआ कि नीचे कुछ गिर रहा है और मुझे समझ में आ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा था। मैं डर से बिस्तर से उठने लगी, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि कमरे की लाइट जलते ही मेरी सहेली सोनिया बाथरूम से बाहर निकली और मेरे पास आ गई। सोनिया को देखकर मेरा देवर अजीत डर के मारे कुछ नहीं बोल सका और उसने कहा कि वह कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ बचने के लिए ऐसा कह रहा था। मैंने सोनिया से पूछा कि इस घर में मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं अब पूरी तरह से भ्रमित हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर कौन सी सच्चाई छुपाई जा रही है और मैं क्या करूँ। फिर मैंने अजीत से कहा, सोनिया ने तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में कर ली है, अब तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? सब कुछ सच सच बताओ, वरना मैं तुम पर पुलिस केस कर दूंगी। अजीत घबराया और धीरे धीरे उसने सच्चाई बतानी शुरू की। उसने कहा, मुस्कान भाभी, आपकी शादी के पीछे बहुत बड़ी कहानी छिपी है। पिताजी की जिद के कारण ही आपकी शादी सचिन भाई से हुई थी। आप नाबालिग थी, इसलिए पिताजी ने यह शादी करवाने की जिद की, लेकिन बाद में सचिन भाई शहर पढ़ने के लिए चले गए। वहां उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई और उन्होंने उसी लड़की से शादी कर ली। सचिन भाई ने पिताजी को इस बारे में कुछ नहीं बताया और पिताजी को यह नहीं पता चला कि सचिन भाई की शादी हो गई थी। अजीत ने आगे बताया, पिताजी ने अपनी प्रतिष्ठा की वजह से तुम्हारी शादी सचिन से करवाई, लेकिन सचिन भाई इस शादी से खुश नहीं थे। वे चाहते थे कि पिताजी को बताएं, लेकिन डर के मारे उन्होंने इसे गुपचुप रखा। इसके बाद पिताजी ने मुझे तुम्हारे करीब आने को कहा, ताकि जब तुम गर्भवती हो जाओ तो मैं तुम्हारी मदद करूं। उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो तो हम दोनों का कुछ फायदा हो सकता है। मैंने सारी बातें सुनी और मुझे समझ में आ गया कि घर में सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। अब मुझे सही फैसला लेने के लिए और भी सोच समझ की जरूरत थी। अजीत ने फिर कहा, तुम्हारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि सचिन भाई अब गांव आने के लिए तैयार नहीं है। कुछ दिनों बाद जब तुम्हारे परिवार वाले पूछेंगे कि सचिन कहाँ है, तो पिताजी इस स्थिति को अपने तरीके से संभालेंगे। वह चाहते हैं कि तुम बदनाम हो, ताकि सचिन की बदनामी न हो। पिताजी ने ये सारा खेल इसलिए रचा है क्योंकि वह नहीं चाहते कि उनका नाम खराब हो, और तुमसे ये सब करवाने का कारण यही है। अजीत ने यह भी बताया, सचिन भाई ने तुम्हारे लिए शहर से कोई पार्सल नहीं भेजा था, वह मिठाई और खत पिताजी ने खुद भेजा था। पिताजी ने मिठाई में कुछ दवाएं डाल दी थी, जिससे तुम पूरे 1.5 दिन तक सोती रही। और जो खत था वह भी पिताजी ने खुद लिखा था। उनका उद्देश्य तुम्हें नींद में रखना था ताकि तुम कुछ समझ न सको। फिर अजीत ने कहा, पिताजी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे पास आकर सब कुछ करूं, लेकिन जब भी मैंने तुम्हारा मासूम चेहरा देखा तो मुझे कुछ गलत करने की इच्छा नहीं हुई। मैं पिताजी की बातों को मानते हुए तुम्हारे पास आया था, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने का मुझे कोई इरादा नहीं था। अजीत की बातें सुनकर मुझे महसूस हुआ कि घर में जो कुछ हो रहा है वह सब कुछ साजिश का हिस्सा था और मैं अब इस सब से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगी। अजीत की बातें सुनकर मुझे एक बड़ी सच्चाई का एहसास हुआ। उसने कहा, जब मैंने तुम्हारा मासूम चेहरा सोते हुए देखा तो मुझे अपने आप पर शर्माने लगी कि मैं किसी के साथ गलत कैसे कर सकता था। इसलिए मैंने सारी रात तुम्हारे पास बैठकर गुजारी और सुबह होते ही बाहर चला गया। तुम्हारी नींद के कारण शरीर सूज गया था और मुझे समझ में आ गया कि यह सब कुछ गलत था। उसके बाद मुझे ये भी पता चला कि सचिन ने कभी मुझे अपनी पत्नी नहीं माना था। वह एक लड़की से प्यार करता था और अपने जीवन को उसके साथ शुरू करना चाहता था, लेकिन पिता के दबाव में उसने मुझसे शादी की थी, जिससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अजीत ने कहा, अगर पिताजी ने अपनी बात सुनने के बजाय बेटे की बात को समझा होता तो ये भ्रम कभी नहीं होता। सोनिया के मोबाइल पर सचिन की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर मैंने उसमें एक लड़की के साथ उसकी तस्वीरें देखी थी। मुझे ये समझ में आया कि सचिन ने शहर में एक नई जिंदगी की शुरुआत कर ली थी और मुझे उसके साथ कभी प्यार नहीं था।
तभी मुझे ये समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं हमेशा सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि इसके बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या महसूस करते हैं और वे क्या चाहते हैं। कभी कभी माता पिता अपने विचारों को अपनी इच्छाओं के अनुसार बच्चों पर थोपते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। हमें पहले बच्चों की भावनाओं और उनके विचारों को समझना चाहिए, क्योंकि उनकी इच्छाओं को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है।